हेलो दोस्तों, ट्रिक्स फॉर ऑल स्टूडेंट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम भारत में शक्ति संरचना वर्ग के संदर्भ में ये आपका एक चैप्टर है और आज के इस वीडियो में पूरी तरह इसी को कवर करेंगे। देखिए, लास्ट चैप्टर में हमने जाति के बारे में अच्छे से पढ़ लिया था भारतीय कॉन्टेक्स्ट में, और आज हम बात करेंगे वर्ग के कॉन्टेक्स्ट में। तो सारी चीज़ें आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग होंगी। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना ताकि सारी बातें आपको आसानी से समझ में आ सकें। अगर आपको कोई डाउट लगे कि सिलेबस के अकॉर्डिंग कुछ चीज़ें नहीं हैं, मिसिंग है या कुछ है, तो ऐसा कुछ भी नहीं। जितना आपको पढ़ना चाहिए उतना इनफ, जितनी भी चीज़ें हैं वो आज के इस वीडियो में शामिल की गई हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं वर्ग की अवधारणा की। आखिर वर्ग का मतलब क्या होता है, कॉन्सेप्ट ऑफ क्लास। देखो, वर्ग को इंग्लिश में क्लास कहते हैं। अब यहाँ पे मतलब को समझिए। वर्ग का तात्पर्य व्यक्तियों के उस समूह से है जिनका समाज में एक समान पद होता है। अब यहाँ पे वर्ग का मतलब आप एक लाइन में समझ गए कि वर्ग का मतलब होता है एक समान पद। समाज में अगर आपका पद, आपका स्थान एक समान है, एक जैसा है, तो जितने भी एक जैसे पद वाले व्यक्ति हैं उनको हम एक वर्ग कहते हैं। साधारण बोलचाल की भाषा में समान कार्य करने वाले व्यक्तियों के समूहों को वर्ग कह दिया जाता है। और अगर हम डेली लाइफ की बोलचाल की भाषा के संदर्भ में देखें तो एक जैसा कार्य करने वाले व्यक्तियों को एक वर्ग या एक समूह कह दिया जाता है। जैसे कि उदाहरण के लिए समाज सुधारक, मतलब जो समाज सुधारकों का समूह है उसे हम एक वर्ग कह देते हैं कि ये जो वर्ग है समाज सुधारकों का है। चित्रकार जो हैं वो, उन सभी को हम एक समूह के रूप में देखते हुए चित्रकार कह देते हैं कि ये वर्ग चित्रकारों का है। तो चित्रकारों का वर्ग, मूर्तिकारों का वर्ग, संगीतकार, समान व्यवसाय करने वाले डॉक्टर, इंजीनियर आदि समूहों को एक वर्ग कहा जाता है। अब यहाँ पे बात को समझो। देखो दोस्तों, वर्ग का मतलब होता है एक समान पद होना। जैसे अगर नॉर्मली अगर हम बात करें तो वर्ग, आप देखोगे समाज के हिसाब में, अगर हम समाज के हिसाब से बात करें, पैसे से अगर हम समाज को देखें तो हम देखेंगे कि एक अमीर वर्ग है, एक सबसे ज़्यादा गरीब वर्ग है, और एक वर्ग ऐसा है जो मिडिल क्लास जिसको हम कहते हैं। मतलब क्या है, समाज में जब हम पैसे की बात करते हैं तो उस हिसाब से जो समान व्यक्ति हैं उनको हम एक वर्ग में रखते हैं। इसी तरह काम के आधार पर भी हम वर्ग बना लेते हैं। जैसे कि डॉक्टर, जितने भी डॉक्टर्स हैं उनका एक समूह होता है, ठीक है, तो हम कह देते हैं कि ये डॉक्टरों का वर्ग है एक। इंजीनियरों का वर्ग है अपना, मूर्तिकारों का अपना वर्ग है, टीचर्स जो शिक्षक हैं उनका अपना वर्ग है। किसी भी टीचर के साथ अगर कुछ गलत होता है तो आप देखते हैं कि सारे टीचर एकजुट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि सबका व्यवसाय एक जैसा है और सब एक दूसरे के साथ सहानुभूति रखते हैं। तो ये तो प्रूफ दे रहा है कि सब एक मिलकर रह रहे हैं, लेकिन फिर भी एक समान कार्य कर रहे हैं, इसलिए भी उन्हें एक समान वर्ग में रखा जाता है। तो जितने भी शिक्षक हैं उनका शिक्षकों का वर्ग, डॉक्टर्स का डॉक्टरों का वर्ग। तो अलग अलग हम काम के हिसाब से भी देखते हैं और समाज में स्थिति के हिसाब से भी देखते हैं, और उसी के हिसाब से हम वर्ग डिसाइड करते हैं। ये सामान्य बातें, बस हल्की सी इन बातों को कर लेते हैं, फिर आगे आएंगे बात करेंगे। आज हमें प्रशासक वर्ग, नौकरशाही वर्ग, अध्यापक वर्ग आदि के रूप में भारत में अनेक वर्ग दिखाई देते हैं। आज हम भारत में देख सकते हैं अनेक वर्ग आपको दिखाई देगा। एक एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास दिखाई देगी जो प्रशासक वर्ग है, जिसमें शासन करने वाले जो अधिकारी हैं वो शामिल हैं। नौकरशाही वर्ग है जिसमें प्रमुख बड़े बड़े अधिकारी आते हैं, ऑफिसर्स आते हैं। अध्यापकों का वर्ग है। तो अनेक वर्ग, अनेक क्लास हम भारत में देख सकते हैं। नवीन वर्ग व्यवस्था ने भारत की परंपरागत समाज व्यवस्था में कई परिवर्तन किए हैं, नवीन मूल्यों और आदर्शों को जन्म दिया है। वर्गों की उपस्थिति सार्वभौमिक है, मतलब हर जगह है। वर्ग हर जगह देखने को मिल जाएंगे, चाहे अमेरिका हो, चाहे भारत हो, चाहे इंग्लैंड हो। विश्व में कोई भी समाज ऐसा नहीं है जिसमें वर्ग ना पाए जाएं। तो यहाँ पे आपको बात समझ में आ गई। वर्ग का क्या अर्थ होता है दोस्तों, तो वर्ग का मीनिंग आपको समझ में आ गया होगा। एक सिंपल सी बात समझ लो, इंग्लिश में देखो क्या लिखा है, वर्ग को हम इंग्लिश में क्लास कहते हैं। क्लास में क्या होता है, जैसे कि मान लो अगर मैं 6th क्लास का स्टूडेंट हूँ, तो कि 6th क्लास का स्टूडेंट होने का मतलब ये है कि मान लो जितने भी बच्चे 6th क्लास में पढ़ते हैं उन सभी को हम एक क्लास का मानते हैं कि एजुकेशन के मामले में ये सभी बच्चे एक क्लास के हैं। मतलब एक समान है वो, एक एक इस मतलब किसी भी मतलब बेस पर अगर हम कहें तो उनमें समानताएं हैं, उसी को हम वर्ग कहते हैं। तो समाज में एक समान पद के आधार पर या कई बार उनके समान कार्यों के आधार पर हम वर्ग डिसाइड करते हैं, और कोई भी ऐसा समाज नहीं है जहाँ पर वर्ग ना हो। मतलब हर समाज में आपको वर्ग देखने को मिल ही जाएगा, क्लास देखने को मिल ही जाएगी। हर जगह ऐसा होता है कि कोई अमीर होता है, कोई गरीब होता है, कहीं जगह डॉक्टरों का समूह होगा, कहीं टीचरों का भी समूह होगा। तो मतलब वर्ग देखने को मिल जाएंगे, क्लास देखने को मिल जाएंगे।
जो लेबर हैं उनका यूनियन देखने को हमें मिल जाएगा। तो ये क्या है, वर्ग के उदाहरण हैं। तो वर्ग आपको समझ में आ गया, हल्का आया समझ में, ठीक है, इतना ही समझना है, बहुत ज़्यादा डीप नहीं जाना, बस हल्की सी मीनिंग आपको जाननी थी यहाँ तक। वर्ग का एक सामान्य मतलब आपको समझ में आ गया है। अब मुद्दे पर आते हैं। मुद्दे पर यह है बात है कि अभी हमें बात करनी है कुछ सिद्धांतों की। देखो, वर्ग के वर्ग की जो मीनिंग है, जो वर्ग है, इसके बारे में कई सारे सिद्धांत प्रस्तुत किए गए हैं अलग अलग दार्शनिकों के द्वारा। अलग अलग दार्शनिकों ने, अलग अलग विद्वानों ने, या जो भी संबंधित विद्वान रहे, उन्होंने वर्ग की अवधारणा को अपने हिसाब से प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। जैसे कि कार्ल मार्क्स ने वर्ग की अवधारणा प्रस्तुत की है। तो आज की इस वीडियो में हम कार्ल मार्क्स को पढ़ेंगे, वेबर को पढ़ेंगे, मैक्स वेबर को आज हम पढ़ेंगे कि मैक्स वेबर क्या कहते हैं, मैक्स वेबर क्या कहते हैं वर्ग के बारे में, वैचलन क्या कहते हैं, वॉर्नर क्या कहते हैं वर्ग के बारे में, इन्होंने क्या बातें कही हैं क्लास या वर्ग के सिद्धांत के बारे में। तो ये सारी बातें आज के इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कार्ल मार्क्स की। अब देखो दोस्तों, मार्क्सवाद के सिद्धांत के अंतर्गत कार्ल मार्क्स ने वर्ग की अवधारणा को काफ़ी डिटेल में कवर किया है। कार्ल मार्क्स ने जो मार्क्सवाद की विचारधारा प्रस्तुत की है, इसके अंतर्गत अगर हम देखें तो वर्ग तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सारी चीज़ें वर्ग से ही शुरू होती हैं। समाज में अलग अलग क्लासेस होती हैं और उसी क्लास से ही मार्क्सवाद की विचारधारा को आगे बढ़ावा मिलता है। अब मुद्दे पर आते हैं कि कार्ल मार्क्स क्या कहते हैं वर्ग के बारे में। तो कार्ल मार्क्स समाज में वर्ग का विभाजन प्रस्तुत करते हैं, डिवीज़न ऑफ क्लास क्लास डिवीज़न प्रस्तुत करते हैं, जो कि कुछ इस तरह दिखाई देता है। कार्ल मार्क्स कहते हैं कि समाज में केवल दो ही वर्ग होते हैं, एक धनवान वर्ग और एक निर्धन वर्ग। मतलब एक वर्ग ऐसा होता है जो धनवान होता है, जिसे पूंजीपति कहा, और एक वर्ग ऐसा होता है जो कि श्रमिक वर्ग कह लो, या जिसके पास मतलब पूंजी नहीं होती, जो निर्धन वर्ग होता है। तो दो वर्ग होते हैं कार्ल मार्क्स के अकॉर्डिंग समाज में, एक होता है धनवान और एक होता है निर्धन। ठीक है। अब इन्होंने कहा जो धनवान वर्ग होता है, जो पूंजीपति वर्ग होता है, जिसे इंग्लिश में हैव्स कहते हैं, वो क्या करता है, समाज के जितने भी साधन हैं, मतलब आगे बढ़ने की जितनी भी रिसोर्सेज हैं, उत्पादन के जो साधन है, उत्पादन के साधन का मतलब ऐसा साधन, ऐसा रिसोर्स जो आपको पैसा कमा कर दे। कोई फैक्ट्री हो सकती है तो वो उत्पादन का साधन होगा, ठीक है, कोई ज़मीन हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। उत्पादन का साधन का मतलब वो चीज़ जो आपको पैसा दे। पैसा मतलब आपको कुछ करके दे, कुछ सामान दे, कुछ आपको आर्थिक रूप से मजबूत बनाए। तो जितने भी समाज में उत्पादन के साधन होते हैं, जो अमीर बनाने वाले साधन होते हैं, रिसोर्सेज होते हैं, वो सारे के सारे धनवान वर्ग के पास होते हैं। दूसरी तरफ निर्धन वर्ग इससे अपोजिट होता है। कैसे? जो हैव्स है, इनके पास सब कुछ होता है और यहाँ पे हैव्स नोट होते हैं। मतलब ये निर्धन वर्ग होता है, यहाँ पर ये बस श्रम करते हैं और इन्हें अपनी श्रम का पूरा पैसा नहीं मिलता। मतलब कहने का ये है कि ये श्रम जितना करते हैं उस हिसाब से इन्हें अपने श्रम की हिस्सेदारी नहीं मिलती। जीवन निर्वाह के लिए ये अपने श्रम पर ही आश्रित रहते हैं। मतलब ये अगर इनको ज़िंदा रहना है तो इन्हें मेहनत करनी पड़ेगी, शरीर से काम करना पड़ेगा, इनको दिन रात मेहनत कर ही कमाना पड़ेगा। इनके पास कोई ऐसा साधन नहीं जिसके ये स्वामी हों और कुछ कर सकें। तो इस तरह यहाँ पे कार्ल मार्क्स वर्ग को प्रस्तुत करते हैं कि कहते हैं ये दो वर्ग समाज में पाए जाते हैं। इसके अलावा आगे बात करते हैं तो कहते हैं कार्ल मार्क्स की जो धनवान वर्ग होता है वो समाज में प्रभुत्वशाली वर्ग होता है, डोमिनेंट क्लास होती है। सिंपल सी बात है, डोमिनेंट क्लास का मतलब जो राज करे। और दूसरा जो वर्ग होता है निर्धन वर्ग, वो पराधीन वर्ग होता है। पराधीन वर्ग का मतलब ये है कि वो गुलाम होता है, एक तरह से वो अंडर में होता है, प्रभुत्वशाली वर्ग के अंडर में। और इसी कारण से, क्योंकि एक वर्ग क्या होता है, प्रभुत्वशाली होता है, और एक वर्ग क्या होता है, पराधीन होता है। मतलब एक कह लो एक शासक होता है और एक गुलाम होता है। तो ऐसे सिचुएशन में कार्ल मार्क्स कहते हैं वर्ग संघर्ष होता है। मतलब इन दोनों के बीच लड़ाई होती है। ठीक है, लड़ाई मतलब संघर्ष होता है सत्ता को लेने के लिए नहीं, मतलब समानता के लिए। ये चाहते हैं प्रभुत्वशाली वर्ग की इनकी जो मतलब सत्ता है वो बनी रहे, इनका जो अधिकार है वो बना रहे। और पराधीन वर्ग चाहता है कि हम इनको ख़त्म करके प्रभुत्वशाली वर्ग की जो प्रभु सत्ता है उसको हटाकर और समानता लाएं। तो ऐसा पराधीन वर्ग करने का प्रयास करता है और इसी के चक्कर में, इसी के कारण वर्ग संघर्ष समाज में देखा जाता है। तो इस तरह हमने बहुत ही कम शब्दों में बात की समाज में कार्ल मार्क्स ने वर्ग का विभाजन किस तरह से प्रस्तुत किया। तो आई होप यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई। कार्ल मार्क्स ने यही कहा कि दो तरह के वर्ग होते हैं, एक धनवान वर्ग, एक निर्धन वर्ग। और धनवान वर्ग प्रभुत्वशाली होता है और पराधीन होता है निर्धन वर्ग, जिसके कारण संघर्ष होता है, वर्ग संघर्ष। मतलब समाज में संघर्ष देखने को मिलता है। तो यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई। वैसे आगे मैं थोड़ा बताऊँ तो यही है कि
ये सारी चीज़ें ना वो पूंजीवाद के अंतर्गत कहते हैं। कार्ल मार्क्स कहते हैं कि पूंजीवाद के अंतर्गत यही होता है, कैपिटलिज्म के अंतर्गत यही होता है, और धनवान वर्ग धनवान होता चला जाता है, निर्धन वर्ग निर्धन होता चला जाता है। निर्धन वर्ग ही कार्य करता है, सब कुछ कार्य यही करता है, लेकिन इसे अपने कार्य का सही पैसा नहीं मिलता, और धनवान वर्ग इसके कार्यों से अपने आप को अमीर बनाते हैं। तो ये सारी बातें थी। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी, आई होप। अब हम बात करते हैं मैक्स वेबर की। अब मैक्स वेबर ने सामाजिक वर्ग का सिद्धांत प्रस्तुत किया है, इसको भी हम देख लेते हैं। देखो दोस्तों, अगर कार्ल मार्क्स के बारे में अगर आपको लिखना हो, तो अगर आप चाहें तो जो मैंने शब्दों में आपको मतलब बताया है, अब वो बना कर लिख सकते हैं। बाकी जो मैंने चार्ट आपको दिखाया, अगर वो बना देंगे तो वो और अच्छे से एक्सप्लेन हो जाएगा। तो इतना ठीक था। अब हम मैक्स वेबर को ही पढ़ रहे हैं। तो वेबर के लिए वर्ग का विविध श्रेणी है। वर्ग एक विविध श्रेणी है, मतलब इन्होंने वर्ग को काफ़ी विस्तृत कर दिया, जिसमें मार्क्स के समाज के दो वर्गों में भेद के विपरीत विभिन्न व्यवसायों में लगे लोग शामिल हैं। तो फ्रेंड्स, मैक्स वेबर ने समाज में 4 अलग अलग वर्गों को श्रेणीबद्ध किया है। कहने का मतलब है, मार्क्स ने जहां 2 वर्गों में समाज को बांटा था, वहां पर इन्होंने कहा कि समाज जो है वो 4 वर्गों में बटा हुआ है। अब वो वर्ग कौन कौन से हैं मैक्स वेबर के अकॉर्डिंग? तो पहला वर्ग है धनी वर्ग, एक दूसरा वर्ग है बौद्धिक और प्रबंधकीय और प्रशासनिक वर्ग। दूसरे वर्ग में भी देखो अलग अलग कई समूह के लोग शामिल हैं इसमें। बौद्धिक वर्ग हैं जो पैसे मतलब जो दिमाग से संबंधित कार्य करते हैं, जो बहुत ज़्यादा जिनमें बुद्धि है, जो सर्विस प्रोवाइडर हैं। एक प्रबंधकीय मैनेजमेंट से संबंधित एक वर्ग है, और प्रशासनिक वर्ग है, अधिकारी वगैरह। छोटे व्यवसायियों और दुकानदारों का पारंपरिक बुर्जुआ वर्ग, जो छोटे व्यापारी हैं, दुकानदार हैं, उनका जो नॉर्मली अपना मतलब जीवन यापन जो आराम से कर रहे हैं, छोटे व्यापारी हैं तब भी, तो वो शामिल है थर्ड वर्ग में। और चौथा है लास्ट, श्रमिक वर्ग, जो श्रम करके ही अपना काम चलाता है, अपना जीवन यापन करता है। तो ये 4 वर्ग मैक्स वेबर ने बताए हैं। हालांकि मैक्स वेबर के मार्क्स के दृष्टिकोण के बहुत करीब तब आया जब पूर्व में उन्होंने उल्लेख किया कि संपत्ति और उसकी कमी सभी वर्ग की स्थितियों की एक मौलिक श्रेणी के रूप में कार्य करती है। मतलब कहने का यह है, जब आगे चलकर मैक्स वेबर ने बात की कि हाँ, संपत्ति का एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है वर्ग की संरचना में। तो इस तरह जैसे कि कार्ल मार्क्स ने क्या किया, कार्ल मार्क्स ने पूरी तरह आर्थिक स्थिति के आधार पर, यानी कि पैसे से संबंधित स्थिति के आधार पर ही वर्ग को बांट दिया। कहा एक गरीब होता है, एक अमीर होता है, एक के पास जो अमीर है उसके पास वो प्रभुत्वशाली होता है। तो उसी तरह लास्ट में मैक्स वेबर ने भी अपने सिद्धांतों में आर्थिक यानी कि संपत्ति से संबंधित चीज़ों को शामिल किया है। ये सामान्य बातें, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं वेबलन का सामाजिक वर्ग का सिद्धांत। थॉरस्टेन वेबलन ने अपनी पुस्तक में द थ्योरी ऑफ द लीजर क्लास शीर्षक नाम दिया है, जिसमें उन्होंने वर्ग की एक अनूठी श्रेणी के रूप में धनाढ़ वर्ग के बारे में उल्लेख किया है। देखिए, थॉरस्टेन वेबलन ने एक पुस्तक लिखी थी द थ्योरी ऑफ द लीजर क्लास, ठीक है। इसमें इन्होंने एक मतलब यहाँ बात को समझिए। देखो, थॉरस्टेन वेबलन ने एक किताब लिखी है, किताब में एक टॉपिक है, इनकी किताब में एक टॉपिक है द थ्योरी ऑफ द लीजर ऑफ द क्लास। ये एक टॉपिक का नाम है, ठीक है। इस टॉपिक में इन्होंने इस शीर्षक का, इस टाइटल का जो इनका टॉपिक है, जिस पर उन्होंने कई सारी बातें लिखी हैं, उसमें इन्होंने समाज में एक धनाढ़ वर्ग के बारे में कई सारी बातों का उल्लेख किया है। अब ये क्या है, इसे समझिए। वेबलन बताते हैं कि धनाढ़ वर्ग में समाज के सबसे धनी लोग शामिल हैं, जो अन्य वर्गों के लोगों पर नियंत्रण, प्रभुत्व और उनका शोषण करते हैं। धनाढ़ वर्ग केवल इसलिए आराम कर सकता है क्योंकि उसके लिए अन्य सभी आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं। वेबलन का कहना है कि उन्होंने सामाजिक उत्पादन के संदर्भ में कोई महत्वपूर्ण योगदान नहीं दिया, क्योंकि वे अपने काम के अंत से महत्वपूर्ण आर्थिक उत्पादन गतिविधियों में कभी नहीं लगे थे। उनके पास केवल अपनी आवश्यक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए धन था, और अन्य लोगों ने उनके लिए काम किया। अब कहने का मतलब यह है कि वेबलन ने एक समाज में धनाढ़ वर्ग की पहचान की। अब ये है क्या, वेबलन ने कहा ये धनाढ़ जो वर्ग है ये धनी लोग हैं, इसमें धनी लोग शामिल हैं, इस वर्ग में ये धनी लोग हैं, और समाज में इन्हीं का प्रभुत्व होता है, इन्हीं का मतलब नियंत्रण होता है सभी लोगों के ऊपर समाज में। और ये क्या करते हैं, गरीब लोगों का या जो कमज़ोर वर्ग है उसका शोषण करते हैं। कुछ अगर हम घुमा फिरा कर बात करें तो कार्ल मार्क्स ने भी यह ऐसी बातें कही हैं एक तरह से कि एक अमीर वर्ग है, एक गरीब वर्ग है, लेकिन यहाँ पे ये मुख्य रूप से फोकस करते हैं
यहाँ पे मुख्य रूप से ये बात करते हैं धनाढ़ वर्ग की। तो कहते हैं ये धनाढ़ वर्ग क्या है, ये धनी लोगों का वर्ग है जो कि शोषण करता है समाज में अन्य लोगों का और इसी का प्रभुत्व स्थापित रहता है। अब जो धनाढ़ वर्ग है ये कोई कार्य, किसी कार्य वगैरह में ये मतलब हिस्सा नहीं लेता, ये आराम कर सकता है या ये आराम करता है। कहने का मतलब है इसके पास इतने नौकर हैं, इसके पास इतने लोग हैं कि इसे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि ये दूसरों का श्रम का फ़ायदा उठाकर, जो दूसरे लोग हैं जो श्रम करते हैं, मेहनती लोग हैं, उनका फ़ायदा उठाकर ये अपनी जेबें भरते हैं, ऐसा वेबलन ने कहा। ठीक है, मतलब ये अपनी उत्पादन की गतिविधियों में खुद शामिल नहीं होते। आप ऐसा समझ सकते हैं जैसे कि बड़े बड़े जो ज़मींदार हों, जैसे कि वो बड़े बड़े जो खेत होते हैं उसमें जो मज़दूर हैं वो काम कर रहे हैं, काम मज़दूर कर रहे हैं, लेकिन जो अनाज है उसका मैक्सिमम जो पोर्शन है वो ज़मींदार खुद रख लेते हैं, या आप ऐसे समझ सकते हैं धनाढ़ वर्ग को। ठीक है, तो वेबलन ने यही कहा कि जो धनाढ़ वर्ग है वो क्या करता है, उत्पादन के साधनों पर उसका पूरा नियंत्रण है, समाज में उसका नियंत्रण है, प्रभुत्वशाली है, जिस कारण से वो कुछ करता नहीं बल्कि दूसरों के श्रम का हिस्सा ले लेता है। तो ये सारी बातें थी। अब हम बात करते हैं समाज में वर्ग का लॉयड वार्नर के दृष्टिकोण से। अब समाज में वर्ग पर लॉयड वार्नर ने क्या दृष्टिकोण रखा है, इसको एक बार हम देख लेते हैं। लॉयड वार्नर, जो कि एक मानव विज्ञानी हैं, ने वर्ग को एक बहुतथ्यात्मक घटना के रूप में माना है। हालांकि वार्नर के लिए आर्थिक कारक सामाजिक भेदभाव और स्तरीकरण के लिए सबसे बुनियादी था, उन्होंने मूल्यांकन की गई भागीदारी कारक के बारे में भी बताया है। मूल्यांकन भागीदारी कारक उस तरीके से जुड़ा हुआ था जिसमें कोई व्यक्ति सामुदायिक जीवन या सामाजिक जीवन में भाग लेता है और समुदाय में उसके साथी उसका मूल्यांकन करते हैं। यहाँ पर बात को समझिए। जो लॉयड वार्नर हैं, इन्होंने जो वर्ग से संबंधित जो बातें कही हैं उसमें इन्होंने आर्थिक कारक को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी है। ठीक है, आर्थिक, ये मानते हैं कि जो आर्थिक कारण है, पैसे से संबंधित जो भी चीज़ें हैं, वो समाज में भेदभाव को स्पष्ट करने में, या जो भेदभाव है ये जो समाज है उसमें वर्ग को स्पष्ट करने में मदद करती हैं। मतलब ये बता देती हैं, आर्थिक कारक डिसाइड कर देती हैं कि समाज में कैसा वर्ग होगा। इसके साथ ही इन्होंने मूल्यांकन की गई भागीदारी कारक, ये भी एक कारक है, मूल्यांकन की गई भागीदारी कारक, इसके बारे में भी इन्होंने कई सारी बातें कही हैं। देखिए दोस्तों, मूल्यांकन भागीदारी कारक का मतलब यही है कि समाज में कोई व्यक्ति किस तरह से पार्टिसिपेट करता है, समाज में किसी व्यक्ति का कितना योगदान है। तो इस तरह आर्थिक कारक और मूल्यांकन भागीदारी कारक पर मुख्य फोकस किया है लॉयड वार्नर ने। अब इसके बाद जो मेन चीज़ है इनकी वो ये है कि वार्नर ऊपरी, मध्य और निचले जैसे परिचित श्रेणियों पर 6 गुना वर्गीकरण के साथ आए और उनमें से प्रत्येक को एक ऊपरी और निचले उपखंडों में विभाजित कर दिया। कहने का मतलब है कि समाज में इन्होंने 6 वर्ग दिखाए हैं। देखिए, 3 मुख्य वर्ग हैं, लेकिन 3 वर्गों को इन्होंने 6 वर्गों में मतलब बना दिया। कैसे? अब इन्होंने कहा समाज में जो मुख्य रूप से वर्ग हैं वो कुछ इस तरह से हैं, जैसे कि एक उच्च ऊपरी वर्ग और एक निम्न उच्च वर्ग। मतलब ये कि उच्च वर्ग 2 हैं, लेकिन इन ऊंचे वर्ग में ये हाई क्लास जो हैं इसमें भी एक ऊंचा है ज़्यादा और एक निम्न है। तो एक उच्च ऊपरी वर्ग, एक निम्न उच्च वर्ग, एक है ऊपरी मध्यम वर्ग, एक है निम्न मध्यम वर्ग, एक है ऊपरी निचला वर्ग और एक है निम्न से निम्न वर्ग। मतलब एक देखो, निम्न वर्ग भी एक ऐसा है जिसमें एक ऊंचा है और एक नीचा है। मतलब एक ऊंचा है और एक नीचा है। तो 2 तरह का निम्न वर्ग है, 2 तरह का मध्यम वर्ग है और 2 तरह का उच्च वर्ग है। तो ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। यहाँ तक हमने सिद्धांतों को समझ लिया, कार्ल मार्क्स को समझा, मैक्स वेबर को पढ़ लिया, वेबलन को पढ़ लिया और वार्नर को भी हमने देख लिया कि इन्होंने क्या क्या सिद्धांत या क्या बातें बताई हैं वर्ग सिद्धांत के बारे में। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं भारत में वर्ग के इतिहास की कि आखिर क्या इतिहास रहा है। देखो दोस्तों, सिंपल सा, मैं यहाँ पे ज़्यादा आपको डिटेल में मतलब नॉर्मल बातें मैं आपको नॉर्मली बता दूँ अगर, तो भारत में वर्ग के इतिहास को समझिए। सिंपल सी बात है, अगर हम बात करें स्वतंत्रता से पहले की तो क्या था। देखो, स्वतंत्रता से पहले भारत में जाति व्यवस्था के आधार पर ही जो वर्ग व्यवस्था बनी थी वही मौजूद थी। जैसे कि यहाँ पे देखिए लिखा है, स्वतंत्रता पूर्व युग में भारतीय समाज को जाति संरचना के अनुसार आकार दिया गया था, जिसने प्रत्येक जाति के व्यक्तियों के लिए अलग अलग व्यवसाय और भूमिका निर्धारित की थी।
समाज को 4 जातियों में विभाजित किया गया था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। कहने का मतलब यह है कि स्वतंत्रता से पहले यानी कि प्राचीन काल की नॉर्मली अगर मैं बात करूं, जब भारत गुलाम भी नहीं था किसी देश का और मध्यकाल भी नहीं आया था, अगर हम शुरुआत से बात करें नॉर्मली, तो एक लंबे समय से हम देखते हैं कि भारत में जो जाति संरचना थी उसी के आधार पर भारत में वर्ग संरचना को डिसाइड कर दिया गया था। जाति नहीं डिसाइड कर दिया गया, जाति के अकॉर्डिंग ही वर्ण व्यवस्था बनी हुई थी, जिसमें कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र आते थे। इनके काम डिसाइड कर दिए गए थे और इन्हीं के वर्ग हमें दिखाई देते हैं। एक वर्ग ब्राह्मणों का था, एक क्षत्रियों का वर्ग था, एक वैश्यों का वर्ग था और एक शूद्रों का वर्ग था। कुछ ऐसा वर्ग हमें दिखाई देता है स्वतंत्रता से पहले वाले टाइम पीरियड में। इस विभाजन ने वास्तव में समाज के वर्ग चरित्र को जन्म दिया, जहां ब्राह्मण वर्ग पुरोहित थे, शासक वर्ग में क्षत्रिय और काफ़ी संख्या में ब्राह्मण भी शामिल थे, वैश्य में व्यापारी और अमीर किसान वर्ग का गठन, कुनबी, वोक, कालीगा, जाट, बनिया और अंत में शूद्र, कारीगर और सेवा वर्ग के लोग थे। इन वर्गों और जातियों का संविधान इस मायने में अत्यधिक विषम था कि इन वर्गों के भीतर भी कई श्रेणियां और उपश्रेणियां थी। तो वही है कि जाति के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे हमें वर्ग दिखाई देते हैं। जैसे कि एक पुरोहित वर्ग था, एक ब्राह्मणों का जो वर्ग था वो पुरोहित, उसमें पुरोहित बहुत ज़्यादा थे। शासक वर्ग में क्षत्रिय लोग बहुत ज़्यादा थे, हालांकि कई ब्राह्मणों ने भी शासन किया है, तो ब्राह्मण वर्ग के लोग भी शासक वर्ग में शामिल थे। वैश्य में व्यापारी आते थे, किसान वर्ग आता था, बड़े बड़े जो किसान थे वो आते थे। शूद्र में जो कारीगर थे, जो सेवा करने वाले जो लोग थे वो आते थे। लेकिन यहाँ पर इनसे भी कई छोटी छोटी श्रेणियाँ या जातियाँ थी, तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा विस्तृत था यहाँ पे ये। तो ये सारी चीज़ें थी। इसके अलावा जब ब्रिटिश टाइम आया, जब ब्रिटिश काल आया, जब गुलामी का काल आया भारत के, तो उस समय क्या था, तो इसके अलावा ब्रिटिश काल के दौरान कराधान प्रणाली ने भी धन और पूंजी की पहुंच के साथ जमींदारों और मध्यम पुरुषों का एक खंड बनाने के लिए नेतृत्व किया, जो करों को इकट्ठा करने की भूमिका निभाते थे। जमींदारों और औपनिवेशिक सरकार की नीतियों के शोषण के कारण हुए शोषण ने आदिवासियों, किसानों और समाज के निचले वर्ग के लोगों के कई उदाहरण दिए हैं। कहने का मतलब ये है, जब ब्रिटिशर्स भारत आते हैं तो ब्रिटिश टाइम में हमें देखने को मिलता है कि कैसे लोग, कुछ ऐसे लोग सामने आते हैं जो टैक्स कलेक्ट करने वाले लोग ज़मींदारों के रूप में सामने आते हैं, जिनके पास बड़ी बड़ी ज़मीनें होती हैं। जैसे कि स्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत ब्रिटेन, जो ब्रिटिश थे, उन्होंने क्या किया, बहुत सारे लोगों को जो पहले से प्रभुत्वशाली लोग थे, उनको कई सारी ज़मीनें दे दी, बहुत बड़े बड़े लेवल पे कई सारे गाँव, कई सारी ज़मीनें प्रोवाइड करा दी और कहा कि आप हमें टैक्स कलेक्ट करके, कर इकट्ठा करके हमें दो। तो कई सारे ज़मींदारों का समूह अब सामने आया, जिसके पास बहुत ज़्यादा विशाल ज़मीनें थी, जो टैक्स वसूल करता था। और इसी दौरान शोषण भी देखा गया कई सारी भारतीय जातियों का, कई सारे भारतीय वर्गों का। स्वतंत्रता से पूर्व युग में अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा प्राप्त करने वाले जनसंख्या के एक वर्ग का उदय हुआ, जो बड़े पैमाने पर विदेशी शिक्षित बुद्धिजीवी थे, जिसमें वकील, भारतीय सिविल सेवा, डॉक्टर एवं पेशेवर शामिल थे। इससे राष्ट्रीय आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले मध्यम वर्ग के बुद्धिजीवियों का उदय हुआ। यह 19वीं सदी के मध्य के बाद से भारतीय पूंजीपति वर्ग के उभार के साथ सामने आया। देखिए दोस्तों, क्या हुआ कि अगर हम भारत के समाज की उस समय बात करें, आज़ाद मतलब ब्रिटिश टाइम की अगर हम बात करें, ब्रिटिश काल में, तो उस समय अंग्रेजी शिक्षा का बोलबाला भी बढ़ रहा था। कई सारे अंग्रेजी माध्यम के स्कूल खोले गए थे और ब्रिटिशर्स के अंतर्गत कई सारी नौकरियां भी मिलनी शुरू हो गई थी और कई सारे जो भारतीय लोग थे उन्होंने लंदन में जाकर उन्होंने शिक्षा भी प्राप्त की। इसके कारण जो जो बुद्धिजीवी लोग थे उनकी संख्या बढ़ती गई। जैसे कि वकीलों की संख्या बढ़ी, सिविल सेवा में जो लोग थे उनकी संख्या, अधिकारियों की संख्या बढ़ी, डॉक्टर और पेशेवर लोगों की संख्या बढ़ी। इससे भारत में एक मध्य वर्ग का उदय हुआ, एक मिडिल क्लास का उदय हुआ। ठीक है, तो ये मिडिल क्लास में ही आते, तो ये मिडिल क्लास का उदय हुआ भारत में। और इससे अगर हम एक पॉजिटिव चीज़ देखें तो राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान बुद्धिजीवियों को ने भी एक मतलब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल अदा किया था राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान। तो यहाँ पे मध्यम वर्ग आता है साथ में। लेकिन हाँ, 19वीं सदी के मध्य के बाद से अगर हम देखें तो पूंजीपति वर्ग भी भारत में दिखाई देना शुरू कर देता है, क्योंकि अब इन कई सारी इंडस्ट्रियाँ लगाने का चलन शुरू हो जाता है, कई सारी फैक्ट्रियाँ लगाई जाने का जो चलन था वो शुरू हो जाता है, तो पूंजीपति वर्ग सामने आता है। कई सारे भारतीय पूंजीपति अब निवेश करने लगते हैं, कई सारे अंग्रेजी उत्पादों में, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में लग जाते हैं या कई सारी फैक्ट्रियाँ खोलने का प्रयास करते हैं, तो एक पूंजीपति वर्ग भी आ जाता है भारत में। तो ये सारी चीज़ें थी।
पूंजीपति वर्ग भी पूंजीवादी वर्ग के दीर्घकालिक हित को ध्यान में रखते हुए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को अपना समर्थन देते हैं, क्योंकि यह अपने लिए एक वर्ग बन गया है। वादीलाल लल्लू भाई मेहता, सैमुअल आरोन, जमनालाल बजाज जैसे लोग पूरी तरह से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के साथ पहचाने गए और यहाँ तक कि कांग्रेस में शामिल हो गए, जेल गए और इतने पर जीडी बिरला, अम्बालाल सरबजी जैसे अन्य लोगों ने राष्ट्रीय आंदोलन को वित्तीय और अन्य सहायता दी। तो ये जो पूंजीपति वर्ग था जिसका उदय हो रहा था भारत में, इसने मतलब भारत के हितों को बहुत अच्छे से, मतलब अगर हम देखें तो इसने एक पॉजिटिव इम्पैक्ट भी डाला। कैसे? राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान बहुत सारे पूंजीपति वर्ग ने राष्ट्रीय आंदोलन का समर्थन किया, पैसे दिए, आर्थिक रूप से सहायता की। भारतीय मजदूर वर्ग भी तब उभरा जब भारत अभी एक राष्ट्र बन रहा था, क्योंकि वे बड़े पैमाने पर ब्रिटिश स्वामित्व वाली कंपनियों में लगे हुए थे और अमानवीय परिस्थितियों में काम कर रहे थे और उनके द्वारा कम वेतन और लंबे समय तक काम का भुगतान किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन ने भारतीय मजदूर वर्ग के भीतर एक वर्ग चेतना देखी और साम्राज्यवादी पूंजीवादी ताकतों को चुनौती देने में उनके संघर्ष को संगठित करने के प्रयास किए गए। देखिए दोस्तों, अब इसी बीच हम देखते हैं स्वतंत्रता प्राप्ति का दौर जब चल रहा होता है, जब ब्रिटिश काल होता है, जब उसका अंत होने ही वाला होता है, तो ये जो टाइम पीरियड था जब राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था, तो उस दौरान हम देखते हैं कि मजदूर वर्ग भी आता है अस्तित्व में। देखिए क्या होता है कि कई सारी ब्रिटिश फैक्ट्रियाँ स्थापित की गई थी भारत में, क्योंकि जब ब्रिटिशर्स सब समझ रहे थे कि अब इंग्लैंड सामान अगर हम ले जाते हैं, इंग्लैंड में अगर हम सारे मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो उस पर ज़्यादा कॉस्ट आ रही थी। अब उसको, उस लागत को, उस कॉस्ट को बचाने के लिए अब क्या किया उन्होंने, भारत में ही कई सारी फैक्ट्रियां वगैरह स्थापित की, जिस कारण से भारत में भी कई सारे मजदूरों ने फैक्ट्रियों में काम करना शुरू किया। अब मजदूरों की जो दशा थी वो ख़राब होती जा रही थी, जो श्रमिकों की जो दशा थी वो फैक्ट्रियों में ख़राब होती जा रही थी। उनसे अनलिमिटेड काम लिया जाता था, 12 से भी ज़्यादा घंटे तक काम लिया जाता था। आज आप खुद सोचिए, 8 घंटे काम नॉर्मल माना जाता है और इतना ही लीगल है 8 घंटे का काम, लेकिन उस समय 12 से भी ज़्यादा घंटे का ओवर टाइम काम लिया जाता था और उन्हें सही माहौल में काम मतलब नहीं करना होता था। मतलब जो माहौल था काम करने का फैक्ट्रियों का, वो कुछ खास अच्छा नहीं था। तो ऐसे जो मजदूर वर्ग था उसके अंदर भी एक संघर्ष की भावना थी, उसके अंदर भी विरोध था और राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान उनको भी संगठित किया गया, जिससे कि मजदूर वर्ग भी अस्तित्व में आया। तो ये सारी चीज़ें थी, हमने देख लिया कि किस तरह से स्वतंत्रता के बाद भारत में हमने वर्ग के इतिहास को देखा। ठीक है, हमने प्राचीन काल में देख लिया स्वतंत्रता से पहले क्या था, और स्वतंत्रता के दौरान भी समझ लिया कि आखिर जब भारत ब्रिटिशर्स का गुलाम था, यानी कि ब्रिटिश काल जब चल रहा था, तो उस दौरान भारत में किस तरह के वर्ग या क्लासेस अस्तित्व में आई। तो इसको भी हमने देख लिया। अब हम आधुनिक की बात करते हैं कि स्वतंत्रता के बाद आधुनिक समय में भारत में कौन कौन से प्रमुख वर्ग हैं, यानी कि कौन कौन से प्रमुख क्लासेस हैं। तो अब हम इसको देख लेते हैं। आधुनिक भारत के प्रमुख वर्ग निम्नलिखित हैं। पहला है बुद्धिजीवी वर्ग। कई सारे वर्ग हैं, तो एक वर्ग है बुद्धिजीवी वर्ग। बुद्धिजीवी वर्ग का मतलब सिंपल होता है पढ़ा लिखा वर्ग, जो कि किसी चीज़ के बारे में सोचता है, कुछ सिद्धांत प्रस्तुत करता है, अपने विचार रखता है किसी चीज़ के बारे में, मतलब काफ़ी पढ़ा लिखा है ये। इस देश में आधुनिक शिक्षा व वैज्ञानिक ज्ञान का जैसे जैसे विस्तार होता गया, उसी के साथ बुद्धिजीवी वर्ग का आकार भी बढ़ता गया। इसके परिणाम स्वरूप आज शिक्षकों, सामाजिक विचारकों, दार्शनिकों, वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं, पत्रकार आदि एक विशाल बुद्धिजीवी वर्ग अस्तित्व में है। इस वर्ग ने भारतीय समाज व्यवस्था को संगठित व स्वस्थ रूप देने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। देश में होने वाले सभी सुधार व धर्म सुधारक इसी वर्ग की देन है। धर्म सुधार इसी वर्ग की देन है। राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत भी इसी वर्ग के द्वारा की गई। देखिए दोस्तों, आधुनिक अगर हम देखें, आज भारत में कई सारे वर्ग दिखाई देते हैं बुद्धिजीवी वर्ग, लेकिन हाँ, बुद्धिजीवी वर्ग आप पहले समझ लो ये होता क्या है। बुद्धिजीवी वर्ग का मतलब है जो दार्शनिक होते हैं, जो समाज सुधारक हैं, जो विचारक हैं, जो वैज्ञानिक हैं, रिसर्च करने वाले जो लोग हैं, जो पत्रकार हैं, जो अलग अलग फील्ड में साइंटिस्ट हैं, मतलब अलग अलग फील्ड के विद्वान हैं। ठीक है, जो मतलब सिर्फ अपने विचार प्रस्तुत करते हैं कि कोई सिद्धांत थ्योरी मतलब बनाते हैं, कुछ एक्सपेरिमेंट करने का प्रयास करते हैं, मतलब वो बुद्धि से काम लेते हैं। मैक्सिमम उनका काम पूरा का पूरा बुद्धि पे डिपेंड है। कई तरह की सलाह देते हैं, वकील वगैरह भी आप कह सकते हो, जो बुद्धिजीवी वर्ग है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं।
बुद्धिजीवी वर्ग में ये सब आते हैं, ठीक है। यहाँ तक आपको ये बात समझ में आ गई। अब बुद्धिजीवी वर्ग की शुरुआत अगर मैं बताऊं दोस्तों, तो आप जैसे जब हम बात कर रहे थे मिडिल क्लास की, जब मैंने आपको बताया था राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान, मतलब ब्रिटिश काल के दौरान कई सारे नए काम शुरू होते हैं, डॉक्टर इंजीनियर की डिग्रियां मिलना शुरू होती हैं, मतलब डॉक्टर हो जाते हैं, वकील हो जाते हैं, अध्यापकों का अपना वर्ग आ जाता है, तो ये बुद्धिजीवी होते हैं। इसी में समाज सुधारक आ जाते हैं सामने, तो ये लोग बुद्धिजीवी वर्ग से संबंधित होते हैं और इन्होंने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी देश की आज़ादी में, मतलब राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत देने में जो बुद्धिजीवी वर्ग था उसका एक इम्पॉर्टेंट रोल था। और आज हम देखते हैं आधुनिक भारत में एक प्रमुख वर्ग के रूप में बुद्धिजीवी वर्ग हमें दिखाई देता है। काफ़ी विशाल इसका आकार होता जा, जैसे जैसे शिक्षा बढ़ रही है, एजुकेशन बढ़ती जा रही है, इसका भी विस्तार होता जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं। श्रमिक वर्ग, अगर हम बात करें श्रमिक वर्ग की, तो यह सबसे विशाल वर्ग है। देश की कुल जनसंख्या का 33% इसी वर्ग के सदस्य हैं। यह मेहनतकश सर्वहारा लोगों का वर्ग है, मतलब जो आम लोग हैं। सर्वहारा मतलब होता है आम लोग, ठीक है, नॉर्मल निर्धन लोग भी आप कह सकते हैं, आम लोग। तो उनका वर्ग है। इस वर्ग के सदस्य मिल और कारखानों में काम करते हैं, खानों एवं चाय बगानों में दिन रात मेहनत करते हैं, रिक्शा, ठेला, टैक्सी या बस चलाते हैं, खेतों में काम करते हैं, अथवा राज मजदूरों के रूप में, मतलब जो गुलाम बंधुआ मजदूर वगैरह होते हैं उनके रूप में भी कार्य करते हैं। इस वर्ग के सदस्यों की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। तो अगर हम दूसरा वर्ग देखें तो एक वर्ग हमें आज के टाइम पर दिखाई देगा, श्रमिक वर्ग। हालांकि ये वर्ग भी पुराना है, ब्रिटिश काल के दौरान ही हमने श्रमिक वर्ग को देखा था, लेकिन हाँ, श्रमिक वर्ग ऐसा वर्ग है जिसकी स्थिति आर्थिक रूप से पैसे के मामले में काफ़ी खराब है। शासक वर्ग को अगर हम देखें तो अंग्रेजों के इस देश से चले जाने के बाद कांग्रेस पार्टी की स्पेशली बात करें तो शासक वर्ग के रूप में उभरी। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से मुख्यतः कांग्रेस पार्टी ही शासक वर्ग रही है। इसके बाद भारतीय राजनीति में एक नया युग देखा गया, गठबंधन की राजनीति का उदय हुआ, और गठबंधन की राजनीति के बाद हम देखते हैं कि अब एक जो एनडीए की गवर्नमेंट है वो अस्तित्व में आई है, काफ़ी मजबूत गवर्नमेंट आई है। देश के विकास को जिम्मेदारी मुख्यतः इसी वर्ग के ऊपर होती है, मतलब देश के जो विकास की जिम्मेदारी है वो मुख्यतः इसी वर्ग के ऊपर होती है। वर्तमान स्थिति को देखते हुए कहा जा सकता है कि इस वर्ग ने अपनी जिम्मेदारियां का निर्वहन पूर्णतः नहीं किया है। इसके पीछे नारेबाजी अधिक और ईमानदारी का कम होना प्रमुख कारण रहा है। कहने का मतलब है हम शासक वर्ग भी देखते हैं भारत में, और शासक वर्ग क्या है, तो ब्रिटिशर्स जब चले गए आधुनिक समय में हम देखते हैं कि लंबे समय तक कांग्रेस का राज रहा देश में, और इसके बाद गठबंधन की सरकारें बनी। इसके बाद हम देख रहे हैं आज एनडीए की गवर्नमेंट है, मजबूत गवर्नमेंट बीजेपी की सरकार की अस्तित्व में है। तो ये क्या है, ये प्रमुख शासक वर्ग है, और इसी के ऊपर मेन जिम्मेदारी होती है देश के विकास की, इसी के ऊपर जिम्मेदारी होती है मेन। हालांकि हम देखते हैं कि एक लंबा भ्रष्टाचार वगैरह देखा गया है लंबे समय से। तो अगर हम इतिहास में देखें कि अंग्रेजों के चले जाने के बाद तो कई तरह से हमें लगता है कि जो जिम्मेदारियां थी उसे इतना ठीक ढंग से उसका निर्वहन नहीं किया गया जितना किया जा सकता था। तो ये बात है। इसके अलावा पूंजीपति वर्ग, जो सबसे अमीर क्लास होती है वो, भारतीय समाज के आर्थिक क्षेत्र के अभिजात वर्ग पूंजीपति लोग हैं। बड़े बड़े कारखानों, उद्योगों आदि के मालिकों का वर्ग है यह वर्ग संपूर्ण देश की अर्थव्यवस्था की कुंजी को अपनी मुट्ठियों में बंद रखता है, और इसी कारण देश के आर्थिक क्रियाकलापों, उत्पादन, वितरण आदि पर इसका पूर्ण नियंत्रण होता है। यहाँ तक कि सरकार की आर्थिक नीतियों पर भी दिशा निर्धारण इसी के इशारों पर होता है। यही कारण है कि कुछ कटु समालोचक यहाँ तक कहते हैं कि सरकार पूंजीपतियों के इशारे पर बनती है और काम करती है। इसके बावजूद सामाजिक परिवर्तन लाने में इस वर्ग की भूमिका अहम है, इम्पॉर्टेंट है। वर्तमान भारत में जो औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया क्रियाशील है तथा नए नए प्रकार के उद्योग शुरू करने, विदेशी विशेषज्ञों की सहायता से उनमें आधुनिकतम परिवर्तन लाने तथा देश के रोजगार की संभावना को बढ़ाने में भी इनकी भूमिका उल्लेखनीय रही है। देखिए दोस्तों, एक वर्ग है पूंजीपति वर्ग। तो पूंजीपति वर्ग का क्या हाल है यहाँ पे समझिए। देखो, जो सबसे अमीर वर्ग है, जो अभिजात क्लास है, जो एलिट जो क्लास है, जो सबसे अमीर वर्ग है, वही लोग इस वर्ग में आते हैं, इस क्लास में आते हैं। इसमें जो लोगों की संख्या होती है वो बहुत कम होती है, लेकिन हाँ, ये जो वर्ग है पूंजीपति वर्ग, इसमें देश की अर्थव्यवस्था के जो प्रमुख रिसोर्सेज हैं उस पर इसका काफ़ी ज़्यादा नियंत्रण होता है। अर्थव्यवस्था में जो प्रमुख बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं, बड़े बड़े जो उद्योग होते हैं वो इसके हाथ में होते हैं, और इसके पास क्योंकि पैसे से संबंधित ताकत इसकी अधिक होती है, इसलिए ऐसा भी कहा जाता है कि सरकार की आर्थिक नीतियों को प्रभावित करता है पूंजीपति वर्ग।
और ऐसा कई बार कई सारे आलोचक जो हैं, कई सारे जो सरकार के आलोचक हैं, वो साफ तौर पर ऐसा कहते हैं कि जो सरकार है वो पूंजीपतियों के अकॉर्डिंग अपनी नीतियां तैयार करती है। या कई बार ऐसा देखा जाता है जब बजट वगैरह तैयार होता है तो जो विपक्ष के नेता होते हैं वो साफ तौर पर कटाक्ष करते हैं, कहते हैं कि जो गरीब लोग हैं उसके लिए बजट में कुछ नहीं रखा गया, पूंजीपति वर्ग के लिए ही सारी पॉलिसीज़ वगैरह लाई गई हैं, जिससे कि जो बड़े उद्योगपति हैं उनको ज़्यादा फ़ायदा होगा, या जो छोटे कामगार हैं, व्यापारी हैं, उनको कम फ़ायदा होगा। ऐसा कहकर भी कई बार आलोचना की जाती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पूंजीपति वर्ग का प्रभाव कितना अधिक होता है। और हाँ, इनकी एक प्रमुख भूमिका भी रहती है, एक पॉजिटिव भूमिका भी होती है समाज में, देश में, क्योंकि देखो रोजगार को बढ़ाने में इनका एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है। अगर हम देखें कि कई सारे जो बड़े उद्योगपति हैं भारत में, जैसे कि अब टाटा हो गए या दूसरे जो बड़े उद्योगपति हैं, आप देखिए उनके अंडर में कितने सारे लोग, अंबानी हो गए, कितने सारे लोगों को रोजगार मिलता है। तो ये सारी बातें हैं। इसके साथ ही जो नई नई टेक्निक्स वगैरह हैं वो लाई जाती हैं। जब जियो सिम आई थी, तो हालांकि मैंने यूज़ नहीं की जियो सिम, लेकिन हाँ उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट ये पड़ा कि जो दूसरे दूसरे जो सिम विक्रेता थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने रेट कम किए। तो मतलब जो बड़े बड़े जो पूंजीपति वर्ग है वो क्या करता है, नई टेक्निक्स को भी लाने का प्रयास करता है। तो आप देख सकते हैं जब जियो सिम आई तो कितना मतलब टेक्निकल एक तरह से इवोल्यूशन, आप एक रिवॉल्यूशन की तरह आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा मतलब टेक्निक का यूज़, इंटरनेट का यूज़ बढ़ गया। या जो नए नए उद्योग डेवलप होते हैं उसमें जो पैसा लगाया जाता है वो इन्हीं लोगों के द्वारा लगाया जाता है। तो इनकी भी एक पॉजिटिव भूमिका रहती है देश में। इसके अलावा कृषक वर्ग भी है। कृषक वर्ग, भारत एक कृषि प्रधान देश है। यह वर्ग पहले भी था, जो कृषक वर्ग है वो पहले भी था भारत में, आज भी है, परंतु आधुनिक भारत में इसके स्वरूप और प्रकृति में पर्याप्त परिवर्तन हो गया है। दूसरे शब्दों में यांत्रिकीकरण, आधुनिकीकरण एवं राजनीतिकरण का कुछ ना कुछ प्रभाव ग्रामीण समुदायों में रहने वाले इस वर्ग के सदस्यों पर पड़ा है। फिर भी यह वर्ग भारतीय अर्थव्यवस्था की प्राण शक्ति है। देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें कृषक वर्ग की, तो देखिए कृषि प्रधान देश है भारत में, तो जो कृषि है, जो एग्रीकल्चर है, वो भारत का क्या है, अर्थव्यवस्था में भारत की प्राण शक्ति है। मतलब अधिक से अधिक लोगों को इसमें रोजगार मिलता है। और सबसे बड़ी बात, भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ पे मतलब लंबे समय से कृषि होती जा आ रही है और ज़्यादातर जो लोग हैं वो कृषि में लगे हैं। तो अर्थव्यवस्था में कृषि का एक बहुत बड़ा रोल है, जिस कारण से कृषक वर्ग भी एक काफ़ी बड़ा वर्ग है। और साथ में इसकी जो भूमिका है वो भी हम देख रहे हैं कि उस जो कृषक वर्ग है उसमें यांत्रिकीकरण हुआ है, मशीनों का प्रयोग करना शुरू किया है, टेक्निक का प्रयोग करना शुरू किया है, आधुनिकीकरण देखा गया है कृषक वर्ग में। और राजनीतिकरण, अब देखिए राजनीतिक रूप से भी कृषक वर्ग का काफ़ी ज़्यादा प्रभाव रहता है। अभी कुछ समय पहले 3 फार्म लॉस बिल, जो इतने कड़े बिल बनाए गए थे एमएसपी वगैरह को लेकर, उसको एक जो आंदोलन किया गया, विरोध किया गया कृषक वर्ग के द्वारा, तो उसको सरकार ने वापस ले लिया। तो क्या था, एक कृषक वर्ग का प्रभाव आप देख सकते हैं यहाँ पर। इसके अलावा आजकल भी हम देख रहे हैं कि अलग अलग चीज़ों के लिए कृषक वर्ग अपने हितों के लिए, हम देखते हैं कि सक्रिय रूप से आंदोलन में पार्टिसिपेट करता है, या कोई भी चीज़ अगर उसे गलत लगती है तो अपने हित के लिए खड़ा होता है कृषक वर्ग। तो एक मजबूत वर्ग है भारत में कृषक वर्ग, इसे आप देख सकते हैं। इसके अलावा व्यापारी वर्ग, देखिए व्यापारी वर्ग क्या है, इसे भी मैं हल्का सा समझा देता हूँ। देखो सिंपल सी बात है, मैं यहाँ पे ज़्यादा डीप नहीं जा रहा, ठीक है, हल्का सा रीड करता हूँ फिर आपको समझाता हूँ, इतना इनफ है। ज़्यादा अगर मैं डिटेल में जाऊँगा तो इतना ठीक नहीं रहेगा, इतना इनफ है। तो जल्दी से रीड करके आपको हल्का हल्का समझाता हूँ। यह भारतीय समाज के आर्थिक क्षेत्र का एक अभिजात वर्ग है, जो कि उत्पादित वस्तुओं के वितरण, खरीदने व बेचने से संबंधित कार्य में लगा हुआ है। इसके अंतर्गत मुख्यतः बड़े व्यापारी आते हैं। भारत में यह वर्ग घोर सुविधावादी और अपने आर्थिक हितों की रक्षा के लिए यह वर्ग कुछ भी कर सकता है। मतलब देखिए दोस्तों, जो व्यापारी वर्ग है ये मुख्यतः क्या है, ये आर्थिक क्षेत्र से संबंधित है, ये आर्थिक क्षेत्र से संबंधित अभिजात वर्ग है, काफ़ी अमीर वर्ग है। इसका मुख्य कार्य है जो वस्तुएं हैं उनको खरीदना, उनको बेचना, विदेशों से वस्तुओं को इंपोर्ट करना। तो ये बड़े व्यापारी वर्ग में आते हैं। और स्पेशली जो कंफर्ट की चीज़ें हैं वो लोगों तक पहुँचाना और अपने हितों की रक्षा करना, ये इसका मुख्य उद्देश्य रहता है। इसके बावजूद भी यह वर्ग कुछ ऐसे कार्यों को करता है जो समाज में परिवर्तन लाते हैं। इसका एक कार्य ऐसा भी होता है जिससे समाज में परिवर्तन आता है। यह वर्ग प्रचार या व्यापारिक विज्ञापनों के माध्यम से लोगों की रुचि, पसंद तथा फैशन को बदलने में सहायक होता है। अब देखिए जो बड़े बड़े व्यापारी हैं वो क्या करते हैं, एडवर्टाइजमेंट वगैरह वगैरह कराते हैं, नए नए सामान लाते हैं। तो लोग जब उन सामानों को देखते हैं, चीज़ों को देखते हैं, तो लोगों को नई चीज़ें भी पसंद आनी शुरू हो जाती हैं। तो लोगों का टेस्ट बदलता है, लोगों की पसंद बदलती है, उनकी सोच बदलती है। तो समाज में इससे भी परिवर्तन आता है। जैसे कि साथ ही साथ लोगों को देश विदेश के नए उत्पादनों के संबंध में जानकारी देकर उन्हें अप टू डेट बनाने में मदद करता है।
यही वर्ग व्यापार के नए नए तरीकों को खोजकर नए परिवर्तनों को लाने में मददगार सिद्ध होता है। तो यही है कि लोगों को अप टू डेट रखता है वर्ल्ड से। अब वर्ल्ड में बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि अब जो आईफोन वगैरह हैं वो इंडिया में नहीं, मतलब इंडिया के नहीं है, लेकिन फिर भी लोगों तक जब प्रोवाइड की जाती है उस सर्विस को, बहुत सारी चीज़ें हैं जो इंडिया में नहीं बनती, तो लोगों को जो विदेशी टेक्निक है उनको इंपोर्ट वगैरह करना, लोगों को वो वस्तुएं प्रोवाइड कराना, तो इससे क्या है, लोगों को अप टू डेट रखा जाता है व्यापारी वर्ग के द्वारा। तो ये सारी चीज़ें थी। हालांकि एक बात याद रखना, जो पूंजीपति वर्ग है उस बहुत सारे पूंजीपति वर्ग भी इस व्यापारी वर्ग में शामिल है। लेकिन हाँ, जो पूंजीपति वर्ग है, जैसे कि बड़े बड़े जो पूंजीपति कैपिटलिस्ट हैं, अंबानी हो गए, अडानी हो गए, ये जो बड़े बड़े ये पूंजीपति हैं, इनके पास पैसा ज़्यादा है। ठीक है, ये क्या करते हैं, ये इन्वेस्ट ज़्यादा कर देते हैं। अभी किसी भी चीज़ को मतलब पूरी तरह इन्वेस्ट कर देते हैं उस चीज़ में, और पूरी तरह किसी चीज़ को मतलब अपने अंडर में ले लेते हैं, तो ये पूरी तरह मालिक बनने का प्रयास करते हैं। तो ये कैपिटलिस्ट हैं क्योंकि इनके पास पैसा ज़्यादा हो जाता है। हालांकि शेयर्स होते हैं इनके, लेकिन इनके पास पैसा ज़्यादा है। लेकिन व्यापारी वर्ग में क्या होता है, व्यापारी वर्ग मुख्यतः कुछ चीज़ों की बिक्री पर ध्यान देते हैं। अब अंबानी वगैरह अगर हम बात करें, तो इनके पास जो सामान है, ये जितने सारे सेक्टर्स में इन्वॉल्व हैं, तो वो बहुत सारे हैं। ये बहुत सारे सामान, मतलब बहुत सारी जो कंपनीज़ हैं उनके, मतलब उनमें जो अलग अलग तरह के जो सामान हैं उसमें ये लोग इन्वॉल्व हैं। तो जो व्यापारी वर्ग होते हैं वो नॉर्मली कुछ सामानों की बिक्री वगैरह में ही पार्टिसिपेट करते हैं। मुख्य जो मेन चीज़ होती है, मतलब स्पेशलाइज्ड होते हैं ये। इसके अलावा नौकरशाह वर्ग। अब नौकरशाह वर्ग भी आप जानते हैं, इसे मैं नॉर्मली समझा देता हूँ। देखो, जो बड़े बड़े अधिकारी हो गए, यहाँ पे सेना शब्द आया, लेकिन सेना शब्द का मतलब यहाँ पे आर्मी मत ले लेना। लेकिन यहाँ पे देखिए, जो नौकरशाह वर्ग होता है, इसमें बड़े बड़े अधिकारी का आते हैं। अब स्पेशली जिला स्तर पर आप देख लीजिए, जो डीएम हैं, एसडीएम हैं, जो प्रमुख अधिकारी हैं, वो नौकरशाही वर्ग के अंतर्गत आते हैं। तो इस तरह पूरे देश में जितने भी जो प्रमुख अधिकारी होते हैं, बड़े बड़े अधिकारी, कर्मचारी, जो सरकारी सचिवालय के अंतर्गत काम कर रहे हैं, सरकारी विभाग में काम कर रहे हैं, वो नौकरशाह के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि नौकरशाह के अंतर्गत आप कह लो कि सिर्फ बड़े ही अधिकारी आते हैं। नॉर्मली जो अच्छी पोस्ट पर हैं, नॉर्मली बड़े बड़े लेवल पे जो हैं, नॉर्मली अगर अच्छी पोस्ट है उनकी, ठीक ठाक पोस्ट है, लाइक प्यून नहीं है सरकारी में। देखो, सरकार में कई सारे लोग काम करते हैं ना, ये प्यून भी होता है, झाड़ू लगाने वाला, पोछा लगाने वाला जो होते हैं, ये लोग भी तो होते हैं ना सरकारी जॉब में, लेकिन ये अधिकारी नहीं है। तो जो अधिकारी हो, जो बड़ी अच्छे लेवल पर हो, यहाँ तक कि जो बड़े, जैसे कि प्रिंसिपल हो गया, कई बार जो बड़े लेवल पे जो प्रोफेसर्स हो गए, प्रिंसिपल हो गए, जब ये लोग भी एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित कार्य करते हैं, तो इनको भी नौकरशाह में गिन लिया जाता है। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पे नौकरशाह, स्पेशली यहाँ पे नौकरशाह का मतलब जो जिला स्तर पर जो बड़े बड़े अधिकारी होते हैं, वो ज़्यादा अच्छे से इस शब्द को डिनोट करते हैं। तो नौकरशाह का अपना एक वर्ग है भारत में। आज हम देखते हैं, आज जितने भी आप देख लीजिए नौकरशाह हैं, उनका अपना वर्ग है, अपने क्लास है, जितने भी लोग हैं वो संगठित हैं, उनका वर्ग हमें दिखाई देता है। तो ये सारी बातें थी नौकरशाही वर्ग का। इसके अलावा ये चीज़ें देख लेते हैं हम, स्वतंत्र पेशे में। आप यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये नौकरशाही वाले टॉपिक से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा स्वतंत्र पेशे में लगा मध्यम वर्ग, इस वर्ग के अंतर्गत डॉक्टर, वकील, कलाकार आदि आते हैं, जो कि किसी के नौकर के रूप में काम ना करके स्वतंत्र रूप में अपने कार्य व कर्तव्यों को करते रहते हैं। यह वर्ग किसी न किसी रूप में जन सेवा कार्य से जुड़ा रहता है, किंतु देश के सामान्य नैतिक पतन का प्रभाव इस वर्ग पर भी पड़ा है। यह भी बुद्धिजीवी वर्ग का ही एक अंग है, बुद्धिजीवी वर्ग का ही एक अंग है ये, और अपने ज्ञान व तर्क के आधार पर अनेक सामाजिक परिवर्तनों को लाने में सहायक होता है। अब देखिए दोस्तों, कुछ लोग स्वतंत्र पेशे में भी लगे हैं, तो एक ऐसा मध्यम वर्ग भी है भारत में जो स्वतंत्र पेशे में लगा हुआ है, स्वतंत्र रूप से अपना कार्य करता है। जैसे कि आप देखते हैं, डॉक्टर्स का अपना क्लिनिक है, वकील का अपना ऑफिस है, कलाकार हैं, कुछ आर्टिस्ट वगैरह हैं, तो ये स्वतंत्र रूप में कार्य करते हैं। तो ये भी जनसेवा में लगे हुए हैं। हालांकि ये भी एक तरह से बुद्धिजीवी वर्ग का ही एक हिस्सा है। तो ये सारी सामान्य बातें थी, आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद हम बात करते हैं जाति और वर्ग में अंतर की। अब देखो, जाति और वर्ग में ना कुछ समानताएं हैं, लेकिन मैं समानताओं की बात नहीं करूंगा, मैं बात करूंगा असमानताओं की। देखो, जैसे सिंपल सी बात है, समानता का मतलब यही है कि समाज में जाति के आधार पर बंटवारा किया गया, उसी तरह वर्ग के आधार पर भी बंटवारा होता है। जाति के आधार पर हम समाज को बांटते हैं, लेकिन साथ में ही वर्ग के आधार पर भी हम समाज को बांटते हैं। तो ये समानता है कि वर्ग या जाति समाज को क्या करती है, बांटने का प्रयास करती है। बांटने का मतलब इसमें कई सारी श्रेणियां बनाई जाती हैं। तो ये सामान्य रूप में समानताएं थी। मैं अंतर बता देता हूं आपको, मुख्य रूप से क्या अंतर होता है। देखो, एक वर्ग के सदस्य
सदस्यों की समाज में अन्य वर्गों के साथ एक समान सामाजिक आर्थिक परिस्थिति होती है, जबकि जाति के सदस्य अन्य जातियों के साथ उच्च या निम्न परिस्थिति अनुभव करते हैं। पहला बहुत बड़ा अंतर यह है कि वर्ग का मतलब होता है समानता। वर्ग का मतलब क्या होता है? समानता। जैसे कि मैंने कहा कि आप 6th क्लास में, आप 6th वर्ग में हैं। वर्ग का मतलब क्या हुआ? समान। मतलब मैं अगर 6 वर्ग में हूँ, मतलब 6th क्लास में अगर 50 बच्चे हैं तो 50 बच्चे 6th वर्ग के हैं, मतलब वो एक समान माने जाएंगे, चाहे कोई अमीर हो कोई गरीब हो, मतलब नहीं। अगर मैंने कह दिया वो 6th क्लास में है तो मतलब 6th क्लास के बच्चों की जो एजुकेशन है वो बराबर मानी जाएगी, सबको एक समान योग्य माना जाएगा। ठीक है, मतलब सबको एक समान नज़र से देखा जाएगा। लेकिन जाति में ऐसा नहीं, जाति में अंतर होता है। उसी तरह अगर मैंने कहा वकीलों का एक वर्ग है, तो वकीलों का अपना एक वर्ग का मतलब क्या है कि जितने भी वकील हैं भाई, सब है तो सब वकील ही ना, चाहे कोई छोटा हो चाहे बड़ा हो, फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वकीलों का अपना एक ग्रुप है, अपना एक वर्ग है, तो वहाँ पे समानताएं हैं और समानता के आधार पर ही तो वर्ग बनता है। पहले समानता आई तब वर्ग बना। तो इसका मतलब क्या है? सब लोग पहले क्या थे? वकील थे। और सभी लोगों जब सभी लोग वकील थे तो हमने कह दिया ये वकीलों का वर्ग है। पहले समानता थी, तो मतलब ये कि वर्ग में क्या होता है? सदस्य जो हैं वो समाज में समान स्थिति में होते हैं, समान उनका सामाजिक आर्थिक स्थिति मानी जाती है उनकी। समाज में उनको समान सम्मान दिया जाता है, समान रिस्पेक्ट दी जाती है, इक्वल रिस्पेक्ट सबको दी जाती है। लेकिन जाति में ऐसा नहीं, जाति में ऊंच नीच होता है, चाहे आप अमीर हो गरीब हो फर्क नहीं पड़ता, जाति के आधार पर ऊंच नीच होता है समाज में। ठीक है, कोई अमीर हो गरीब हो फर्क नहीं पड़ता, उसकी जाति के हिसाब से उसको ऊंचा स्थान या नीचा स्थान दिया जाता है। इसके साथ ही जाति भारत में पाई जाने वाली अनोखी व्यवस्था है, लेकिन वर्ग विश्वव्यापी सार्वभौमिक घटना है। सिंपल सी बात है। एक अंतर यह है जाति और वर्ग में भारत के कॉन्टेक्स्ट में, वो ये है कि जो जाति है और जो जाति है वो भारत में एक अनोखी व्यवस्था है। मतलब वर्ग से ज़्यादा भारत में लंबे समय से जाति अस्तित्व में रही है। देखो वर्ग तो रहा ही है अस्तित्व में, लेकिन हमने वर्ग पर, क्लास पर इतना कभी फोकस नहीं किया जितने हमने जाति पर फोकस किया है। मतलब भारत में जाति एक अनोखी व्यवस्था रही है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट रही है जाति भारत में। लेकिन जो वर्ग है वो पूरी दुनिया में पाया जाता रहा है, भारत में भी रहा है, लेकिन हाँ जाति ज़्यादा इंपॉर्टेंट रही है। दूसरी तरफ यही कहा जा रहा है कि जो जाति है ना वो भारत में ज़्यादा इंपॉर्टेंट रही है, लेकिन दूसरे देशों में इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रही जितनी भारत में रही। तो लेकिन जो वर्ग है, वर्ग तो पूरी दुनिया में सर्वव्यापी है, हर जगह वर्ग पाया ही जाता है। इसके साथ ही जाति जो है वो गांव में सक्रिय राजनीतिक शक्ति के रूप में काम करती है, ना कि वर्ग के रूप में। आंद्रे बैते ने दक्षिण भारत में श्रीपुरम में जाति और वर्ग के अध्ययन में पाया कि सांप्रदायिक और राजनीतिक कार्यवाही के लिए वर्ग आधार नहीं होता। यहाँ पे ये गलती से आ गया। देखो यहाँ पे सिंपल सी बात है कि यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि राजनीतिक शक्ति के रूप में भी काम करती है जाति। जो जाति होती है उसी के हिसाब से लोग अपनी जाति के लोगों को वोट देने का प्रयास करते हैं, या जो प्रमुख जातियाँ होती हैं उनका वर्चस्व रहता है पॉलिटिकल पार्टीज़ में, या जो पॉलिटिकल सिचुएशन है, राजनीतिक स्थिति है, उसमें जो ऊँची जाति के लोग थे उनका प्रमुख रहता है। तो जाति गाँव में एक सक्रिय राजनीतिक शक्ति के रूप में काम करती है। इसके अलावा एक आंद्रे बैते एक विद्वान है, वो कहते हैं कि दक्षिण भारत में अगर हम देखें तो जाति और वर्ग में पाया गया है कि जो वर्ग है वो सांप्रदायिक दंगों में या राजनीतिक कार्यवाहियों में शामिल नहीं होता। वर्ग के हिसाब से कुछ वर्ग का कोई इतना अहम रोल नहीं होता सांप्रदायिकता फैलाने वगैरह में, या भेदभाव फैलाने में, या लोगों के जो ग्रुप हैं उनमें आपस में संघर्ष फैलाने में, ऐसा कुछ नहीं होता। जबकि जाति का थोड़ा रोल देखा जाता है। मतलब वर्ग का नहीं होता तो मतलब जाति का देखा जाता है, तो मतलब वर्ग का हाथ नहीं होता, ये कहा इन्होंने। तो यहाँ तक आपको जाति और वर्ग में अंतर समझ में आ गया होगा। आई होप यहाँ तक आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। देखो वीडियो अगर आपको नहीं समझ में आया हो तो एक बार हो सके तो पॉसिबल हो तो एक बार और देख लेना, थोड़ी देर बाद देख लेना वीडियो, मे भी आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगा, आपको ज़्यादा अच्छे से चीज़ें समझ में आ जाएंगी। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर दें। थैंक यू।